लास्ट सेशन में हमारी मुलाकात हुई थी और हमने डिटेल में डिस्कस किया बैंक की हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहला बैंक कौन सा बना था, उसके बाद फिर जब मर्जर हुआ, देन फिर नेशनलाइजेशन हुआ, एक एक करके सारे पॉइंट्स को हमने डिटेल में समझ लिया। आज अपने सेकंड क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ बैंक। बैंक है क्या, बैंक की परिभाषा क्या है, बैंक के फंक्शंस क्या है, एक एक करके बहुत डिटेल में समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ बैंक। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक वह वित्तीय संस्था है which accept deposit and provided loans and advances। बैंक वह वित्तीय संस्था है जो कि जमाओं को स्वीकार करती है और ऋण प्रदान करती है। क्या मतलब हुआ इसका, अब समझिए एक बात। बैंक की बात करते हैं तो बैंक के लिए यहां पर दो फंक्शंस हो गए। एक तरीके से बैंक मीडिएटर के तौर पर या इंटरमीडिएट के तौर पर काम कर रहा है। कैसे? बैंक क्या करता है, ऐसे व्यक्ति जिनके पास सरप्लस मनी है उनके अमाउंट को डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम बोलते हैं बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट। दूसरे वे में क्या करता है, जो डिपॉजिट के रूप में पैसा आता है उसे लोन के रूप में प्रोवाइड करता है, तब हम बोलते हैं बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच प्रोवाइडेड लोन्स एंड एडवांसेस। इसके अलावा बैंक अलग अलग तरीके की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अब यहां पर इस डेफिनेशन को एक बार आप पढ़िए, यहां पर लिखा क्या है, इस डेफिनेशन में लिखा है सिंपल शब्दों में कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक वित्तीय संस्था है जो कि क्या कर रहा है, डिपॉजिट को तो एक्सेप्ट कर रहा है। जिन व्यक्ति के पास सरप्लस मनी है उनसे तो डिपॉजिट के रूप में वह एक्सेप्ट कर रहा है, जिस व्यक्ति को रिक्वायरमेंट है, जिस व्यक्ति की जरूरत है, उसको ऋण के रूप में यह प्रोवाइड कर रहा है। प्रोवाइडेड लोन्स एंड एडवांसेस और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसे कि लॉकर फैसिलिटी हो गई, आपकी एटीएम फैसिलिटी हो गई, इस प्रकार की सर्विसेज को प्रदान करता है। अब इसको हम बाइफरकेट कर लेते हैं दो पार्ट में। जैसे कैसे, बैंक के दो फंक्शन रहे। बैंक के अगर मैं कार्यों की बात करता हूं तो दो प्रकार से याद रखना है हमें, एक है प्राथमिक और एक है द्वितीयक। एक रहा आपका प्राइमरी और दूसरा रहा यहां पर सेकेंडरी। बैंक के प्राइमरी फंक्शन में क्या आता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। बैंक के प्राइमरी फंक्शन में आता है आपका डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन्स एंड एडवांसेस को प्रोवाइड करना। ये लोन्स एंड एडवांसेस में डिफरेंस कैसे भी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले याद रखना है बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन्स एंड एडवांसेस को प्रोवाइड करना। इसके बाद सेकेंडरी फंक्शन में लॉकर फैसिलिटी आ गई, एटीएम सर्विस आ गई, आपकी एटीएम की फैसिलिटी आ गई, उसके बाद चेकबुक एटसेट्रा, बहुत सारी यहां पर फैसिलिटी होती हैं जो कि बाकी इसके अलावा बाकी सारी की सारी आपकी सेकेंडरी में आ जाती है। अब लाजमी है दिमाग में आना कि जो ये डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है इसका मतलब क्या है। अब एक एक करके आते हैं और डिटेल में इसको समझते हैं। अक्सर ये सवाल सभी के दिमाग में आता है और मैं भी हमेशा यही पूछता हूं, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। और जब भी आंसर देखने को मिलता है तो आंसर मिलता है सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट। बट मेरे दोस्त, ये अकाउंट्स के प्रकार हैं, ये खातों के प्रकार हैं। जब कभी भी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट की बात की जाती है तो नाम निकल कर आता है डिमांड डिपॉजिट का और टाइम डिपॉजिट का, या जिसे हम कह सकते हैं टर्म डिपॉजिट भी। समझिएगा फिर दोबारा से, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट दो प्रकार के होते हैं, एक आपका डिमांड डिपॉजिट और एक टर्म डिपॉजिट। डिटेल में समझेंगे वन बाय वन। मैं एक यहां पर इसको बाइफरकेट करूंगा। डिमांड डिपॉजिट को मैं दो पार्ट्स में बाइफरकेट करता हूं। इसके अंतर्गत अकाउंट आता है बचत खाता, सेविंग अकाउंट, और दूसरा मेरे दोस्त यहां पर आता है करेंट अकाउंट। आई होप सो क्लियर होगा। टर्म डिपॉजिट की बात करें, इसको भी मैं दो पार्ट में बाइफरकेट करूंगा। एक यहां पर आता है रिकरिंग अकाउंट और एक आता है यहां पर आपका फिक्स्ड अकाउंट। अब समझिएगा, इसे हम बोलते हैं कासा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम इसे हम कासा के नाम से भी जानते हैं, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। और इसको हम राफा के नाम से भी जानते हैं, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। अब समझते हैं क्या करके, डिमांड डिपॉजिट में ही इन दोनों को क्यों रखा जाता है और टर्म डिपॉजिट में ही इन दोनों को क्यों रखा जाता है। डिमांड डिपॉजिट वर्ड का मतलब क्या हुआ, ये वो खाते हैं जिस पर की टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब टाइम की कोई लिमिट नहीं, यहां पर कोई कंडीशन नहीं, कोई टर्म नहीं है। टर्म मतलब यहां पर आप जब चाहे पैसे जमा कर सकते हैं, यहां पर आप जब चाहे पैसे जमा कर सकते हैं, जब चाहे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं ऑन डिमांड। सेम करंट अकाउंट में, सेम यहां पर कह सकते हैं सेविंग अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में जब चाहे आप पैसे जमा कर सकते हैं, जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं ऑन डिमांड, इसलिए इसे बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट की बात करते हैं तो यहां पर रिकरिंग अकाउंट हो चाहे फिक्स अकाउंट हो, यहां पर एक टर्म दे रखा है। टर्म मतलब यहां पर एक टाइम पीरियड मेंशन कर रखा है। मिनिमम बात हम यहां पर करते हैं और मैक्सिमम यहां पर बात करते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पॉइंट्स को यहां पर कंसीडर किया जाएगा, डिटेल में देखेंगे एक एक करके।
ठीक है, कि एग्जैक्टली रिकरिंग अकाउंट की बात करें या हम बात करते हैं फिक्स अकाउंट की, दोनों के लिए मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है, इससे फर्दर आगे डिटेल में देखेंगे। अभी सिंपल शब्दों में मैं आपको इतना बता दूं कि डिमांड डिपॉजिट की बात करें, टर्म डिपॉजिट की बात करते हैं, इसमें सेविंग अकाउंट आता है, इसमें करंट अकाउंट आता है डिमांड डिपॉजिट में, और टर्म डिपॉजिट की बात करें इसमें रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट आता है। डिमांड डिपॉजिट में क्लियर हो गया सेविंग अकाउंट और अपना करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट की बात करेंगे तो मैंने अभी यहां पर आपके साथ डिस्कस किया था कि यहां पर ऑन डिमांड पैसे जमा होते हैं दोनों ही खातों में, इसलिए हम इन्हें डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत रखते हैं, जब चाहे पैसे जमा करें जब चाहे पैसे विड्रॉ करें। इंटरेस्ट एक फैक्टर होता है, यहां पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो न्यूनतम मिलता है, मिनिमम इंटरेस्ट। और करंट अकाउंट की बात करते तो इस केस में तो कोई भी ब्याज नहीं मिलता। और टाइम पीरियड की बात करें, टर्म की बात करें, यहां पर भी कोई टर्म नहीं होता, ऑन डिमांड आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, ऑन डिमांड आप पैसे यहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं। अब दूसरा हमने यहां पर देखा था, जो डिपॉजिट देखा वो यहां पर टर्म डिपॉजिट है, और टर्म डिपॉजिट में डिस्कस किया दो खाते आते हैं, एक खाता रहा आपका रिकरिंग अकाउंट और एक खाता रहा यहां पर फिक्स अकाउंट। अब इसे टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट हम क्यों कहते हैं, इसका मतलब यह समझ में आ गया कि यहां पर कोई ना कोई भैया टर्म दे रखा होगा, एक निश्चित टाइम दे रखा होगा, निश्चित समय के लिए यहां पर पैसा जमा किया जाता होगा, वही हम डिस्कस करते हैं। रिकरिंग अकाउंट में कहा गया है कि मिनिमम जो पैसे डिपॉजिट होंगे वो 6 मंथ के लिए होंगे, और मैक्सिमम जो पैसे जमा होते हैं वो 10 ईयर और मोर की यहां पर बात की जाती है। तो आप यहां पर मैक्सिमम 10 ईयर याद रखिएगा। ऐसे यही तो टर्म है, यही तो यहां पर कह सकते हैं कि टाइम पीरियड है, इसलिए इसे हम यहां पर टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। फिक्स अकाउंट की बात करें, यहां पर जो पैसा जमा होता है मिनिमम 7 डेज के लिए, और मैक्सिमम बात करते हैं यहां पर पैसा जो जमा होता है वो आपका 10 ईयर और मोर। ये बात आपको याद रखें, दोनों ही केस में मैक्सिमम तो बिल्कुल सेम है। अब मुझे लगता है बेहतर तरीके से क्लियर होगा। बैंक एक वित्तीय संस्था है जो जमाओं को स्वीकार करती है। जमाओं की बात करते दो प्रकार की रही, एक डिमांड डिपॉजिट और एक टर्म डिपॉजिट, या दूसरे शब्दों में कहें टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को हमने 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया, एक रहा आपका करंट अकाउंट, दूसरा रहा सेविंग अकाउंट। टर्म डिपॉजिट की बात करें, टाइम डिपॉजिट की, इसको भी हमने 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया, एक रहा रिकरिंग अकाउंट और दूसरा रहा यहां पर फिक्स अकाउंट। अब बढ़ते हैं डिटेल में, देखते हैं दूसरा यहां पर वर्क, मतलब कि जो प्राइमरी फंक्शन था, प्राइमरी फंक्शन में एक रहा डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, दूसरा लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना। क्या मतलब है लोन का, क्या मतलब है एडवांसेस का, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या फर्क है लोन में और क्या फर्क है एडवांसेस में, जरा समझिएगा। लोन की बात करते हैं, लोन में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। मतलब क्या हुआ, लोन आपका लंबी अवधि का भी हो सकता है, मतलब दीर्घ अवधि के लिए भी हो सकता है, और अल्प अवधि के लिए भी हो सकता है, मतलब लोन में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, बट एडवांसेस ऑलवेज भी शॉर्ट टर्म। सर क्या मतलब है, यहां पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का हमारे समझ में नहीं आ रहा। जब कभी भी बात होती है लॉन्ग टर्म की तो इसका मतलब होता है मोर देन 1 ईयर। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो मोर देन 1 ईयर इसका मतलब होता है, और जब कभी भी शॉर्ट टर्म की बात होती है तो हम हमेशा कहते हैं अप टू 1 ईयर। मतलब यहां पर यह हुआ कि लोन के रूप में पैसा आपको 1 साल से ज्यादा के लिए भी मिल सकता है और 1 साल से कम के लिए भी मिल सकता है। बट अगर हम एडवांसेस की बात करते हैं तो एडवांसेस ऑलवेज भी शॉर्ट टर्म। इन केस हमें याद रखना है कि एडवांसेस के केस में जो पैसा मिलेगा वो सिर्फ 1 वर्ष तक के लिए ही मिलता है, मैक्सिमम जो वैलिडिटी रहती है वो अप टू 1 ईयर रहती है। अब दिमाग में एक लाजमी है सवाल आना कि सर ये एडवांसेस होते क्या है, चंद एडवांसेस के आप हमें एग्जांपल दीजिए, प्रकार बताइए, फिर हम यहां पर बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे एडवांसेस कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ एडवांसेस की यहां पर बात करेंगे, 3 होते हैं टाइप्स ऑफ एडवांसेस। एडवांसेस के प्रकार कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और बिल डिस्काउंटेड। एक एक करके बहुत डिटेल में समझाऊंगा। कैश क्रेडिट क्या है, ओवरड्राफ्ट क्या है, बिल डिस्काउंट क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहां पर ओवरड्राफ्ट के साथ। करंट अकाउंट होल्डर को एक फैसिलिटी दी जाती है, उसका नाम है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। एग्जैक्टली ओडीएफ होता क्या है, आपका चालू खाता है, आपका करंट अकाउंट है, आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है और आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंतर्गत आप एक लिमिट तक अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ लोन, ये एक तरीके का ऋण ही होता है। ओवरड्राफ्ट व्यक्ति उस समय लेता है जब उसके पास 0 बैलेंस होता है, या जब कभी भी एक व्यक्ति को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है तो बैंक कहता है कि आप हमारे रिलायबल कस्टमर हैं, आपकी गुडविल बहुत बेहतर है, तो आपकी ओवरड्राफ्ट की हम एक लिमिट दे देते हैं। लिमिट फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस की यहां पर लिमिट दे दी और कहा कि आप 10 लाख रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत यहां पर एक लिमिट सैंक्शन की जाती है और उस लिमिट तक विड्रॉ किया जा सकता है। इसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और ये अक्सर मिलती है आपके करंट अकाउंट होल्डर को।
दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत भी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है, बट वो मेरे दोस्त एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज मैं बात करता हूं तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो दी जाती है वो सिर्फ चालू खाता जिन व्यक्तियों का होता है, जिन व्यक्तियों का करंट अकाउंट होता है, सिर्फ उन्हीं को दी जाती है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वह फैसिलिटी होती है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति एक सर्टेन लिमिट तक विड्रॉ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, उसकी लिमिट यहां पर कितनी है, 10 लाख रुपीज। सर यहां पर हमने माना ये अपना मिस्टर ए है, मिस्टर आर है, ठीक है। अब मिस्टर आर की यहां पर बात करते हैं तो मिस्टर आर ने बैंक में गए और बैंक ने इनसे कहा कि मेरे दोस्त हम तुमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं 10 लाख रुपए की। अब इन्होंने क्या किया, इस 10 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए निकाल लिए। अभी भी इनके पास जो बैलेंस बचता है मेरे दोस्त, कितना बचता है यहां पर, 4 लाख रुपए का बैलेंस यहां पर बचता है। मेरा सवाल आपसे यह है, बड़े गौर से सुनिएगा, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो इंटरेस्ट लगेगी वो किस अमाउंट पर लगेगी। यार ये कोई भैया मेरे दामाद तो लग नहीं रहा बैंक का, जब ओवरड्राफ्ट ले रहा है तो बदले में इसे कुछ ना कुछ ब्याज के रूप में तो पैसा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के रूप में तो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि है क्या ये एक प्रकार का लोन ही है, एक प्रकार का ऋण ही है। तो यहां पर बैंक ने कितनी लिमिट सैंक्शन की, 10 लाख रुपए की, 10 लाख तक विड्रॉ कर सकते हैं। इसने विड्रॉ कितना किया, 6 लाख रुपए का। इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगी, इंटरेस्ट किस पर चार्ज होगी, इंटरेस्ट इज always charged on withdrawal amount, not on the sanction amount, not on the limit that is set, that is basically prescribed, that is basically set by the banks। या यूं कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट होती है, जो ब्याज होती है, वह उस अमाउंट पर लगती है जो व्यक्ति के द्वारा विड्रॉ किया जाता है, ना कि उस अमाउंट पे जो कि कह सकते हैं बैंक के द्वारा सैंक्शन किया जाता है, बैंक के द्वारा जो लिमिट यहां पर सेट की जाती है। तो हमें याद रखना है इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगी, विड्रॉल अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज होगी। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वह फैसिलिटी होती है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति एक सर्टेन लिमिट तक विड्रॉ कर सकता है। अब देखते हैं इसी की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो अ क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांटेड बाय द बैंक, एक तरीके का ये ऋण ही है। दूसरी यहां पर बात की है कि कस्टमर हु हैज अ करंट अकाउंट विद अ बैंक, एक व्यक्ति जिसके पास चालू खाता है बैंक में, इज अलाउड टू विड्रॉ, मतलब उसी व्यक्ति को यहां पर अलाउ किया गया है, अलाउड टू विड्रॉ मोर देन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस फ्रॉम देयर अकाउंट, मतलब उसके अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा एक लिमिट तक, जितनी लिमिट सेट की गई है बैंक ने ओवरड्राफ्ट की, वहां तक वो विड्रॉ कर सकता है। इसी को बोला जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। देखिए बात समझिए, अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है करंट अकाउंट होल्डर को। कैश क्रेडिट की फैसिलिटी अगर किसी व्यक्ति को अवेल करनी है तो इसके लिए इसे अलग से अकाउंट ओपन कराना पड़ता है, कैश क्रेडिट अकाउंट। मतलब क्या रहा, सेम है दोनों, एक ही सिक्के के दो पहलू। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल रही है करंट अकाउंट होल्डर को और कैश क्रेडिट की फैसिलिटी मिल रही है आपकी कैश क्रेडिट अकाउंट होल्डर को। दोनों ही केसेस में एक लिमिट सैंक्शन की जाती है और उस लिमिट तक वह व्यक्ति जिसको सैंक्शन की गई है वह विड्रॉ कर सकता है। दोनों ही केसेस में इंटरेस्ट चार्ज होती है विड्रॉल अमाउंट पे और दोनों ही केसेस में यहां पर कह सकते हैं कुछ ना कुछ मॉर्गेज किया जाता है, फ्री में कोई भी अमाउंट नहीं दिया जाता। तो एक सिंपल शब्दों में बात करें तो कैश क्रेडिट है क्या, कैश क्रेडिट एक अरेंजमेंट है जिसके द्वारा जो बैंक होता है वो बोरोवर को या जो व्यक्ति ऋण लेना चाह रहा है उसको अलाउ करता है कि एक लिमिट तक वह विड्रॉ कर सके, सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट तक वह विड्रॉ कर सके। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट दोनों ही बिल्कुल एक ही जैसे हैं। ओवरड्राफ्ट मिलता है करंट अकाउंट होल्डर को और कैश क्रेडिट की हम यहां पर बात करते तो यह मिलता है आपका कैश क्रेडिट अकाउंट होल्डर को, या यूं कहें इसके लिए आपको अलग से अकाउंट ओपन कराना पड़ता है जिसका नाम है कैश क्रेडिट अकाउंट। इस केस में भी जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो आपका विड्रॉल अमाउंट पर होता है, जो अमाउंट आप एक्चुअली विड्रॉ करेंगे उस पर इंटरेस्ट यहां पर चार्ज होगा, ना कि यहां पर अगर हम बात करते हैं कि एक तरीके से सैंक्शन अमाउंट पे। कैश क्रेडिट की बात करें इज ग्रांटेड एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड विद द कस्टमर। देखिए दोनों ही केसेस में चाहे ओवरड्राफ्ट हो चाहे कोई भी बात हो, कोई भी लोन दिया जाता है तो उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जब वो कस्टमर एग्रीड हो जाता है उसी के बाद ये लोन का अमाउंट सैंक्शन किया जाता है। अब समझना दोनों के बीच में सिंपल शब्दों में डिफरेंस। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है करंट अकाउंट होल्डर को, कैश क्रेडिट के लिए आपको अलग से अकाउंट ओपन कराना पड़ता है, वो है कैश क्रेडिट अकाउंट। दोनों ही केसेस में कुछ ना कुछ मॉर्गेज करना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है। इसके अलावा ठीक है, मैं जनरल बात यहां पर कर रहा हूं, बहुत सारे केसेस में हाइपोथेटिकली भी चलता है। दोनों ही केसेस में जो लिमिट सैंक्शन की जाती है उस लिमिट तक विड्रॉ किया जा सकता है। ओवरड्राफ्ट के केस में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट के केस में कैश क्रेडिट फैसिलिटी कहलाती है। जितना अमाउंट विड्रॉ करेंगे इंटरेस्ट उसी पर चार्ज होता है, नॉट ऑन दी सैंक्शन अमाउंट। बिल डिस्काउंटेड है क्या, उससे पहले एक स्टोरी समझते हैं। स्टोरी में यहां पर 2-3 किरदार होंगे, 2-3 किरदारों को समझते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रटना नहीं है, यहां पर समझना है। सबसे पहले यहां पर मैं बात करता हूं
एग्जैक्टली जिस लोकेशन की बात करें वो एक है रेस्टोरेंट, और इस रेस्टोरेंट में यहां पर एक व्यक्ति बैठे हैं मिस्टर ए, ठीक है। इस रेस्टोरेंट में दो व्यक्ति पहुंचते हैं, एक है अपने लालू जी, ठीक है। लालू जी अपने पहुंचते हैं इस रेस्टोरेंट में, किन के साथ पहुंचेंगे भैया, अपनी मोहतरमा के साथ पहुंचेंगे। तो यहां पर कह सकते हैं कि जो मिसेस लालू हैं उनके साथ ही यहां पर पहुंचते हैं। अब दोनों ये रेस्टोरेंट में पहुंचे और इनसे कहा एक काम करिए बचुआ, हमारे लिए आप फटाफट से एक लस्सी ले आइए, ढोकला ले आइए, चाउमीन ले आइए, बर्गर ले आइए, और ये ले आए भी, दोनों ले आए, बिल्कुल फटाफट से एक एक करके बिल्कुल लेते आए। अब क्या हुआ, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, बिल्कुल खाते रहे लालू जी और श्रीमती जी, आराम से खा लिया इन्होंने। अब उसके बाद हुआ क्या, पेमेंट की बारी आई। अब ये पहुंचे इनके पास मंद ही मंद मुस्कुराते हुए कि लालू जी एक काम करिए, इसका पेमेंट दे दीजिए, 10,000 रुपए इसका बिल बना है। लालू जी ने अपने वॉलेट पे हाथ रखा और लालू जी वॉलेट लाना भूल गए। अरे भैया हम तो अपना पर्स लेकर ही नहीं आए। उन्होंने बोला सुनती हो जी, अरे सुनती हो जी, हाँ बताइए भैया क्या कह रहे हो, एक काम करो इसका पेमेंट दे दो। वो कहती है आज तक मैंने दिया जो अब दूंगी, मतलब कि भैया ना इनके पास पैसा ना इनके पास पैसा, मतलब दोनों के पास पैसा नहीं है। अब उस केस में क्या किया जाए, उस केस में क्या होगा, ये जो व्यक्ति है मिस्टर ए, इन्होंने कहा कि तुम हमारे रिलायबल कस्टमर हो, तुम हमारे रिलायबल कस्टमर हो। अरे भैया तुम हमारे रिलायबल कस्टमर हो, मतलब कि हम तुम पर विश्वास करते हैं, आप हमारे रिलायबल कस्टमर हैं। हम इस केस में एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब वो प्रोसेस क्या उसको समझिएगा। ये मिस्टर ए क्या कहते हैं, हम तुम्हारे ऊपर लिखते हैं यहां पर बिल, कितने का बिल सर, 10,000 रुपए का हम तुम्हारे ऊपर लिखते हैं बिल, और इस बिल पर डेट की मेंशन की गई 28 फरवरी 2019, ठीक है। और ये बिल कब लिखा गया, ये लिखा गया बिल 14 फरवरी 2019 को, और डेट मेंशन की गई इस पे 28 फरवरी 2019। क्या है ये दोनों डेट, ये भी समझेंगे। 10,000 रुपए का बिल लिखा और ये लालू जी को दिया, लालू जी ने इस पर अपने साइन किए, अकाउंट नंबर मेंशन किया, बैंक मेंशन किया, और भैया ये किनको दे दे, बहुत लेमेंट में समझा रहा हूं, बहुत लिमिट में, सिंपल शब्दों में समझना, टेक्निकल नहीं घुसना। और इस बिल को दे दिया मिस्टर ए को। मिस्टर ए ने बिल लिखा, समझना, मिस्टर ए ने बिल लिखा। मिस्टर ए ने किसको बिल दिया, लालू जी को बिल दिया। लालू जी ने बिल देखा 10,000 रुपए का बिल है, अच्छा भैया लो मैं इस पर साइन कर देता हूं। लालू जी ने इस पर साइन किया और कहा कि 28/2 की बात करेंगे, 28/2 को तुम 28 फरवरी को बैंक में जाना और इसका जाकर पेमेंट ले लेना। बड़े गौर सुनिएगा, 28 फरवरी को जाना, इसका पेमेंट ले लेना। अब यहां पर हो क्या रहा है सर, यहां पर क्या हो रहा है, इनके पास पैसा नहीं था तो पैसे के बदले इन्होंने यहां पर बिल लिखा, बिल को एक्सचेंज किया, इसको नाम हमने दे दिया बिल ऑफ एक्सचेंज। ये होता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। इन केस किसी पार्टी के पास पैसा नहीं है तो जिस पार्टी को पेमेंट लेना है वो पार्टी सामने वाली पार्टी के ऊपर बिल लिखती है। इस पार्टी ने यहां पर बिल को एक्सेप्ट किया और इसको दे दिया और कहा कि इस डेट को जाना, इस डेट को जाकर इसका पेमेंट ले लेना। अब क्या हुआ यार, ये जो मिस्टर ए है इसके घर में पैसे की जरूरत पड़ गई, जाना था 28 फरवरी 2019 को, बट क्या करें यार, इसकी जो धर्मपत्नी थी उन्होंने कहा कि मुझको भी तो कुछ चाहिए। अरे भाग्यवान, तुमको कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूं, ऐसा हो सकता है। तो इसी बिल को लेके ये 26 फरवरी को पहुंच गए बैंक में कि अरे बैंक वाले बाबू जरा भैया एक काम करिए, मेरा पैसा मुझे दे दीजिए। तो बैंक वाले बाबू कहते हैं कि पैसा तो तुम्हें मिलेगा 28 फरवरी 2019 को, तो हम उससे पहले कैसे आ गए। अरे भैया मुझे जरूरत है, उससे पहले मैं आ गया, मुझे पूरा पेमेंट चाहिए। तो वो कहते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, जरा सुनो बात पे गौर फरमाना, पेमेंट मिलना तो तुम्हें 28 फरवरी 2019 को, बट अगर तुम डेट से पहले आओगे तो तुम्हें पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा। इस पर हम काटेंगे क्या, इस पर हम काटेंगे डिस्काउंट, इसलिए इसे हम बोलते हैं बिल डिस्काउंट। समझ में आया नहीं सर, फिर दोबारा एक बार समझाइए। जो बिल लिखा गया था, जो व्यक्ति है जिसने बिल लिखा, जो व्यक्ति है जिसने बिल लिखा, अगर वो व्यक्ति टाइम से पहले बैंक में जाता है, टाइम से पहले जा रहा, अगर टाइम पर जाता तो वो उसका बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसे पूरा 10,000 रुपए का पेमेंट मिलता। अगर वो टाइम पर जाता 28 फरवरी को, उसका बिल ऑफ एक्सचेंज है, उस बिल को देता, पूरा पेमेंट मिलता। अब उस बिल को वो समय से पहले लेकर जाएगा तो क्या कर रहा है, समय से पहले ले जाकर वो उसे गिरवी रख रहा है, एक तरीके का उसे गिरवी रख रहा है, उसके अगेंस्ट में लोन ले रहा है। टाइम पर जा रहा बिल ऑफ एक्सचेंज, बट टाइम से पहले जा रहा तो उसके अगेंस्ट में क्या कर रहा है, पैसे ले रहा है। अब पैसे उसके अगेंस्ट में ले रहा है तो उस पर बैंक कहता है कि फुल पेमेंट नहीं मिलेगा। फुल पेमेंट नहीं मिलेगा तो यहां पर हम काटेंगे डिस्काउंट, इसलिए इसे हम बोला जाता है बिल ऑफ डिस्काउंट। और बिल ऑफ डिस्काउंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एडवांसेस, ये भी एडवांसेस का पार्ट है, इट इज काइंड ऑफ लोन। आई होप सो पूरी प्रोसेस आपके डिटेल में क्लियर यहां पर हो गई होगी। अब आते हैं एक एक करके पूरी लैंग्वेज को डिटेल में यहां पर समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां लिखा है समझना,
बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, मतलब जो बिल ऑफ एक्सचेंज था 10,000 रुपए का, उसको डिस्काउंट करके शॉर्ट टर्म की फाइनेंसिंग देता है। मेकिंग पेमेंट ऑफ अमाउंट बिफोर ड्यू डेट ऑफ द बिल आफ्टर डिडक्टिंग अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट, और जो सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट होता है अलग अलग बैंक की अलग अलग होती है, उसको डिडक्ट करता है। उसके बाद यहां पर कह सकते हैं कि बिफोर ड्यू डेट मतलब 28 फरवरी से पहले पेमेंट दे देगा, तो कह सकते हैं ये क्या बन जाएगा आपका बिल डिस्काउंटेड। पार्टी गेट्स द फंड विदाउट वेटिंग फॉर अ ड्यू डेट ऑफ द बिल्स, बिल डिस्काउंटेड के केस में पार्टी को वेट नहीं करना पड़ता ड्यू डेट का, उससे पहले पेमेंट लेती है, उसके पहले पेमेंट लेगी तो भैया डेफिनेटली बात है कि उसे डिस्काउंट तो यहां पर डिडक्ट कराना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, इन केस एनी बिल इज डिसऑनर्ड ऑफ ड्यू डेट, अब देखना समझना, अब वो व्यक्ति तो पेमेंट ले आया, जिस व्यक्ति को पेमेंट लेना था, लालू जी ने यहां पर क्या कहा था कि मेरे अकाउंट से पैसा ले लेना, बड़े गौर से सुनिएगा। अब क्या हुआ कि ये जब बिल बैंक में पहुंचा और उनके अकाउंट में किसी कारणवश पैसे नहीं थे लालू जी के, और वो यहां पर क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, द बैंक कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर, अब लालू जी से बैंक यहां पर पैसा रिकवर करेगा। आई होप सो गाइस सारी चीजें आपके बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। ये रहा हमारा पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, टाइप्स ऑफ एडवांसेस।